નમસ્કાર, હું અરવિંદ જનાદેશ મીડિયા હાઉસમાં. શખ્સિયતના પ્રાયોજક છે સુશીલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જેઓ સમાજ હિત માટે કરી રહ્યા છે કાર્યો, અને સહપ્રાયોજક છે યુઆર પબ્લિસિટી. કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો. જનાદેશ ન્યૂઝનો લોકપ્રિય કાર્યક્રમ એટલે કે શખ્સિયત, અને શખ્સિયતમાં આજે એવા વ્યક્તિને રૂબરૂ કરાવું છું કે એવા વ્યક્તિને મળવા જઈ રહ્યું છે જે જનાદેશના દર્શકો માટે ખાસ, અને મોટા ભાગના લોકો આ શખ્સિયતના આ વ્યક્તિથી પરિચિત છે. એવા વ્યક્તિ રાજસ્થાનથી આવે છે અને ઝુંઝુનુ જિલ્લાના મંડરેલા ગામના વતની અનિલ રોંગટાજીની વાત કરું છું અને તેમને રૂબરૂ કરાવવા જઈ રહ્યું છું. ત્યારે સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે છે अनिल रोंगटाजी. अनिल जी, स्वागत है तुम्हारा. नमस्कार. अनिल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप राजस्थान से आए और सूरत को कर्म भूमि बनाए, और सूरत में जिस तरह से आपकी जर्नी, क्या कहेंगे किस तरह से आपका पूरा जो राजस्थान के एक छोटा सा गांव मंडरेला जो झुंझुनू ज़िले में आता है, उसके नज़दीक पिलानी, जहां शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है. मैंने अपना बैचलर वहां पिलानी से किया था. एक साधारण फैमिली में मैं रहता था. गांव की लाइफ मैंने अपनी पूरी लाइफ जी है. गांव में भी एक मन में एक ललक थी कि कुछ आगे करके निकल जाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है. शुरू से ही मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो देशभक्ति से विचारों से मैं प्रभावित था, और कुछ चाहत की इच्छा से मैं 1995 6 दिसंबर 1995 को सूरत आया. राजस्थान से जब सूरत आया तो राजस्थान में चूँकि साधारण परिवार से था, तो कुछ पैसे तो थे नहीं, लेकिन कुछ करने की इच्छा से मैं सूरत आया था. लेकिन मेरे मन में दो चीज़ें बहुत दृढ़ थी कि मुझे जो भी काम करना है वो ईमानदारी के साथ करना है, और भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं कोई भी काम, किसी भी तरह का काम अपने हाथों में करने का ताकत रखता हूँ. तो उस दृढ़ निश्चय के साथ मैं सूरत आया. यहाँ आने के साथ ही मैंने कपड़े की दुकान की थी रोहित मार्केट में. शुरुआती दिनों में पहली साल मुझे याद है कि मुझे कुल मिला करके लगभग 80,000 रुपये मैंने कमाए थे, और उसमें से 75,000 रुपया मेरा खाना पीना, मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनके साथ एक किराए के मकान में रहता था. 1500 रुपये मकान का भाड़ा था. लगभग 75,000 रुपया हमारा खर्च हो जाता था, और 5,000 रुपये मुझे बचे थे. धीरे धीरे करके लगभग 3 सालों में मैंने मुश्किल से 2-3 लाख रुपये बचाए होंगे. मैं गांव गया हुआ था, और पीछे से रोहित मार्केट में आग लगी, और दुर्भाग्यवश मेरी दुकान में जो स्टॉक था वो पूरा जल गया था. इंश्योरेंस थी नहीं, तो वापस 3 साल बाद वहीं से स्टार्ट किया. थोड़ा समय गुजरा, 2000 तक मैंने मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया होगा. किसी ने मुझे शेयर बाज़ार का रास्ता बताया. उस आदमी ने मुझे उस दिन कोई शेयर ऐसे बैठे बैठे कुछ शेयर दिलवाए, और उस शेयर में मुझे पहले दिन 21,000 रुपये का नफ़ा आया. तो जो आदमी साल भर में लाख 1.5 लाख रुपये कमाता हो बहुत मेहनत से, और उसको खाली ऐसे बातों बातों में 21,000 रुपये मिल जाए, तो बड़ा अच्छा लगा. तो मैंने शेयर बाज़ार में कदम रख दिया. दूसरे दिन सौदे किए, तीसरे दिन शेयर बाज़ार का काम किया. ऐसे मुश्किल से मुझे 1 महीना भी नहीं निकला होगा कि एक दिन मुझे एक साथ में 23 लाख रुपये लग गए. जब मुझे 23 लाख रुपये लगे तो मेरे पास देने के लिए 23 लाख रुपये थे नहीं. ग्रोथ एवेन्यू करके यहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर था, उसके यहाँ सौदा किया था. राकेश भाई उसके ओनर थे. उस ज़माने में 23 लाख की वैल्यू बहुत होती थी. उनके पास मेरे 2 लाख रुपये जमा थे, 21 लाख रुपये मुझे उनको और देने थे. वो पूरी रात नहीं सो पाए थे कि ये देगा कहाँ से, और मुझे खुद को बेचैनी थी कि मैं ये पैसा कहाँ से दूंगा. बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि इतना बोल दो यशोदा मैंने ऐसे नहीं किया है, या उल्टा किया है, मतलब भ्रमित कर दो उन लोगों को, या मना कर दो कि मैंने नहीं किया. फ़ोन पे चूँकि वो सौदे होते थे, लेकिन चूँकि मेरे मन में निश्चित था कि मुझे ईमानदारी के साथ काम करना है, तो मैंने कहा नहीं, मैं पैसे ज़रूर दूंगा, और मेरे हाथ में भगवान ने इतनी ताकत दी है कि मैं पैसे कमा के दे सकता हूँ. मैं उनका पैसा नहीं रखूँगा. मैंने 3-4 दिन में काफ़ी सारे लोगों से 2-2, 3-3 लाख रुपये उधार लेकर के उनको पूरा पैसा दे दिया. लेकिन उस दिन के बाद मैंने सोचा कि ये पैसे मैं अब कमाऊँगा कहाँ से, क्योंकि मुझे वापस चुकाने थे. तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट की स्टडी की, और लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू, मैं 6 महीने तक सोया भी नहीं होगा, कंटिन्यू स्टडी की. और उसके बाद स्टॉक मार्केट से मैंने जब कमाना चालू किया, तो 2014 तक
ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमाए हो। स्टॉक मार्केट में जब मैं जो चाहता था, जैसा चाहता था, वैसा ही पैसे निकाल लेता था। वो पैसे तो मैंने बहुत जल्दी चुका दिए थे और उसके बाद हमने अपना मकान खरीद लिया, अपना ऑफिस ले लिया, अपनी गाड़ी ले ली, धीरे धीरे करके 2014 तक। तब शेयर बाज़ार में मेरा बड़ा नाम हो गया था, सब लोग मुझे जानते थे। मोतीलाल ओसवाल, एंजल, ये जितने लोग थे सब लोगों के साथ मेरा काम होता था। लेकिन 2014 में मेरी अचानक एक दिन तबीयत ख़राब थी। मैं शेयर बाज़ार से जो पैसा निकालता था ना, वो प्रॉपर्टी में डालता जाता, ज़मीन खरीद लेता था और वो ज़मीनों में तेज़ी का दौर था। मैं बॉम्बे गया, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या काम करते हो। मैंने कहा भाई स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ और एक ये ज़मीनों का काम करता हूँ। उन्होंने बोला अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो 2 काम में से एक काम चुन लीजिए, क्योंकि दोनों काम हाई रिस्क वाले काम है और आप दोनों हाई रिस्क के काम करते हो। तो फिर मैंने आकर के यहाँ मेरा 8 साल का डेटा निकाला तो मेरे जितने क्लाइंट थे, मैंने एक चीज़ उसमें नोट की कि वो सारे क्लाइंटों का पैसा या तो मेरे पास आ गया था या सरकार के पास चला, टैक्स के रूप में गया या फिर मेरी कमाई का वो हिस्सा बना। यानी उन लोगों ने पैसा खोया नहीं था, वो सारा पैसा हम लोगों के पास आया। तो मुझे लगा कि मैं किसी की जेब का पैसा लूं, इसकी बजाय मैं प्रॉपर्टी लाइन में अगर फ्लैट वगैरह या प्रोजेक्ट बना के अगर कोई डिलीवरी करता हूं तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और मुझे अपने बच्चों को भी लाइन देनी थी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं शेयर बाज़ार का काम नहीं करूंगा और तब से मैं रुंगटा बिल्डर एंड डेवलपर करके फर्म चालू की 2014 से। पहला प्रोजेक्ट हमारा रुंगटा शॉपिंग सेंटर था, वेसू में VIP रोड पे जो है। उसके बाद धीरे धीरे मेरे बच्चे उस लाइन में आ गए। उसके बाद हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उसमें बनाते चले गए। रोंगटा का इतना बड़ा साम्राज्य किया, लेकिन आपने जिस तरह से आपने पहले बताया कि जब सूरत में आए थे और साधारण परिवार से आए थे, किस तरह से वो दौर था कि आग लगी और क्या तब लगा था कि सूरत को किस तरह से आप करेंगे, फैमिली को किस तरह से, वो समय कैसा था आपके लिए? देखिए, थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आग लगी, सब जीरो से वापस स्टार्ट किया। शेयर बाज़ार में सब कुछ चला गया, माइनस में चले गए, फिर स्टार्ट किया। कभी भी मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारी मैंने। और मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि जब हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। और दूसरा, हमें आम पब्लिक में अगर हमारा ट्रस्ट जम जाता है तो सभी लोगों के साथ हमें एक्सपोजर इतना बड़ा मिलता है कि हमें खड़े होने में वक्त नहीं लगता। कुछ लोग जब ऐसे समय में अपनी हिम्मत हार देते हैं और कहीं न कहीं गलत रास्तों पे चले जाते हैं, तो वो लोग डाउन चले जाते हैं। मैंने ये चीज़ महसूस की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, उसका लिए ज़िंदगी भर में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। कुछ पल के लिए आएगी, लेकिन वो दूर हो जाएगी। जिस तरह से आपने जो मुकाम हासिल किया है, सही में लोगों को प्रेरणा, क्योंकि आपकी जो बात है ईमानदारी की और लगन से काम करने के, कोई भी बंदा सफलता को चाहे तो सूझ सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म या फिर निश्चित जो लगन ईमानदारी से है, वो बहुत ही बड़ी बात दर्शकों को भी स्पर्श कर रही है। फिर जिस तरह से आपने इतना सारा किया, फैमिली का पूरा संभाल के हैंडल किया और आपके बच्चे भी इस लाइन में आ गए, बिल्डर ग्रुप ने रोंगटा ग्रुप में इतना बड़ा नाम हो गया, और आज जिस तरह से आपकी कोविड में भी देखी जाए तो जिस तरह से सेवा करिए, तो मतलब RSS से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो सेवा का भाव है, वो किस तरह से आदान प्रदान करते हैं आप? हमारा बैकग्राउंड RSS से ही है। मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सभी लोग संघ से जुड़े हुए थे। मैं खुद संघ का स्वयंसेवक था और मैं मुख्य शिक्षक, नगर कार्यवाहक सभी पदों पे रह चुका। जब यहाँ पे आने के बाद मुझे विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष की जवाबदारी दी हुई है। आज भी मैं विश्व हिंदू परिषद सूरत महानगर का अध्यक्ष हूँ। जब कोविड आया था तो हमारे लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने 18.5 लाख लोगों को भोजन कराया, लगभग 1.25 लाख किट बांटे हमने, जिसमें 3-3 महीने का राशन था। जितनी डेथ होती थी सिविल हॉस्पिटल में, उसमें से उनके परिवार वालों को बॉडी नहीं सौंपते थे, तो हमारे कार्यकर्ता ही उनको लेके जाते थे। 24 घंटे हम शमशान भूमि में वो सेवा करते थे। बॉडी को लेके जाना, उनका संस्कार के साथ, उनका रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार करना। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय थे, जो उस टाइम जब यहाँ से भागने लगे थे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमने की। पूरे सूरत भर में हमने 27 किचन चलाए,
जहाँ जहाँ एसएमसी के कार्यकर्ता नहीं जा पाते थे वहाँ हम लोग जाते थे। मतलब हमने एसएमसी, कलेक्टर और शहर की सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के एक पूरा नेटवर्क में मेहनत की थी। इसके अलावा लव जिहाद के मुद्दे जितने आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नाते हम लोग उसमें काम करते हैं। समाज के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी भी कोई भी समस्या है, 2006 में जब बाढ़ आई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम यहाँ के नरेंद्र भाई मोदी उस टाइम सीएम थे, तो उनके साथ हमने आदर्श विद्या मंदिर में साथ में रह के पूरा शहर में व्यवस्थाएं करने के लिए काफ़ी योगदान किया था। तो जब भी समाज सेवा की जरूरत पड़ती है मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से ही वो भाव रहे हैं। और क्या मानते हैं आप, किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? आरएसएस से जुड़े हैं तो क्या कहेंगे जिस तरह से देश विकास की गति की ओर आगे बढ़ रहा है, और ख़ास करके गुजरात में और सूरत को आपने कर्मभूमि बनाई, और रुंगटा ग्रुप और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं, प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? वर्तमान में हमें अगर शिक्षा लेनी हो तो नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनसे बहुत बड़ी शिक्षा ली जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन छोड़ करके राष्ट्र के लिए जिस तरह समर्पण किया और जिस तरह एक साधारण इंसान से आज भारत के ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े लोगों में पहुंच गए। उन्होंने देश के लिए जिस तरह से काम किया है, जो देश को विकास की गति दी है, और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे देश को, निश्चित तौर से वो बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं उनके जब भी मिला हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मेरे लिए वो हमेशा आदर्श पुरुष थे और है और रहेंगे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार या हमारे संघ के डॉक्टर गुरुजी थे, इन लोगों ने जो पीछे काम किया मैं उन सभी से बहुत प्रभावित हूँ और उन सबको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और खास करके बिल्डर ग्रुप के साथ साथ आपने जो अजय देवगन की फिल्म थी उसमें भी किस तरह से आपने वो आइडिया कैसा, वो ऐसे आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? रुंगटा ग्रुप चूँकि बिल्डर ग्रुप है यहाँ सूरत का और जाना माना नाम है, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन हमने साथ साथ में रुंगटा इंटरटेनमेंट कंपनी चालू की है, जिसमें हम देश भर में अपने रुंगटा सिनेमा के नाम से सिनेमा खोले हैं। पिक्चर्स लाइन में हमने नाम पिक्चर अजय देवगन की प्रोड्यूस की है, और आने वाले दिनों में और भी गेम जोन्स वगैरह हम बना रहे हैं। कुछ नई नई चीज़ें हम करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, पैसे के साथ साथ कुछ अलग अलग चीज़ें समाज को देनी चाहिए, समाज की सेवा भी करना, समाज के जहाँ लोगों को ज़रूरत हो वहाँ खड़े रहना, और कुछ नई एक्टिविटी हमें में साथ में जुड़े रहना चाहिए। हमारा एक टेकवाइजर करके एक कंपनी है जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, तो अलग अलग सेक्टर में भी हम साथ में काम कर रहे हैं। झुंझुनू जिले से आपने सूरत आए, तो उस टाइम जिस तरह से आपने सूरत में कदम रखा था, गुजरात के सूरत में, और इस टाइम का जो सूरत है अभी का और राजस्थान का, तो किस तरह से दोनों को अभी देख रहे डिफरेंस? देखिए, जब मैं आया था सूरत, मैं उसके पहले 10-20 दिन के लिए आके भी गया था, तो प्लेग आया था। उस टाइम सूरत उतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज का सूरत एशिया की बहुत बड़ी आर्थिक राजधानी है, बहुत तेज़ गति से विकास कर रहा है। और सूरत में ऐसे देखने जाए तो बेस्ट लिविंग इंडिया की नंबर 1 लिविंग सूरत में ही है। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी के साथ हम अच्छे से रह पाते हैं। यहाँ कोई गुंडागर्दी, क्राइम बहुत कम है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के लोग सभी बहुत अच्छे हैं। राजस्थान जहाँ तक बात है, राजस्थान में उस ज़माने में बारिश की व्यवस्थाएं नहीं थी, राजस्थान सूखा प्रदेश था, तो निश्चित तौर से राजस्थान के लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता था कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन गुजरात का जहाँ तक सवाल है, आज बहुत बड़ा डेवलप है गुजरात में, और सूरत तो इंडिया की ही नहीं विश्व की बहुत तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक राजधानी के रूप में मैं देख रहा हूँ उसको। और जिस तरह से आपने सफलता की चिड़िया सड़ते गए, उसमें फैमिली में किस तरह से, खास करके ऐसा कौन सा फैमिली का खास सपोर्ट रहा कि आपने इस तरह का मुकाम किया और फैमिली को और इस बिल्डर ग्रुप को पूरा वक्त दे पाते हैं? मेरी वाइफ सुधा रुंगटा है, उसने मुझे कभी भी, जब मैं तकलीफ़ में था तो उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। और अभी मेरे 2 लड़के हैं, अंकित रुंगटा और अंकुर रुंगटा, वो दोनों पूरे बिज़नेस को बहुत अच्छे से संभालते हैं, और इस पूरे मुकाम को हासिल करने में और आने वाले दिनों में हमारे बहुत बड़े कुछ नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जिसमें एक मुख्य प्रोजेक्ट अभी अयोध्या में हम लेके आ रहे हैं। 50 एकड़ में लगभग 600 रूम का रिसोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा रिसोर्ट है और बहुत ही शानदार रिसोर्ट है। तो मेरे दोनों लड़के इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं और वो पूरी तरह से समर्पित है काम के लिए। और आप जिस तरह से आरएसएस के साथ या फिर विश्व हिंदू परिषद वो लव जिहाद मुद्दे जैसे को देखते हैं,
तो पहले के तरह और अभी जो प्रशासन जो जिस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से उसमें आप नज़रिया किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार हमेशा कानून के साथ चलती है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का मुख्य ध्येय हिंदू लड़कियों को विधर्मियों से बचाना रहता है। और जहाँ जहाँ हमें ऐसा मंदिरों की सुरक्षा, ये सब चीज़ें हम मुख्य मुद्दे रहते हैं। सरकार निश्चित तौर से कानून के हिसाब से चलती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अधिकारी अगर ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो हमारी मदद करते हैं। सभी अधिकारी, ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी इस चीज़ के लिए ना बोलता है। हाँ, कानून जहाँ होता है वो कानून के हिसाब से ही चलते हैं। आप क्या जिस तरह से सफलता की है, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से आपने मार्केट में भी लॉस किया था और एक समय मार्केट में भी आग लगी थी, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आपका जो निश्चित सीढ़ियाँ चढ़ते जाना था और निश्चित ध्येय पे आपने जिस तरह से आज नाम, शाम, दौलत, शोहरत सब कुछ किया है, तो कुछ लोग जो आपघात जैसे रास्ते भी अपना रहे, तो उन लोगों को एक अनिल जी की ओर से क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से एक बहुत ही साफ संदेश है कि ये ज़िंदगी भगवान ने हमें जीने के लिए दी है। कभी भी किसी समस्या से आपघात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिन के बाद रात के बाद दिन आता है, वैसे ही आपके दिन हमेशा अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। बुरे समय में आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे दिन आने ही वाले हैं, ये निश्चिंत तौर से है। आप अपनी समस्याओं को ईश्वर पे भरोसा कीजिए और उन समस्याओं से लड़िए। लड़ने का मतलब आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से उस चीज़ को आप फेस कीजिए। निश्चित तौर से आपके अच्छे दिन आएंगे। किसी तरह के आपघात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो एक कायरता है। अगर आप में हिम्मत है और अगर आप मजबूत हो तो निश्चित तौर से आप किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हो। अनिल जी रोहंगटा आज जिस मुकाम पे है, अपने दोनों बेटे भी अपना बिजनेस हैंडल कर रहे, टेक ओवर कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे, अयोध्या में भी प्रोजेक्ट ला रहे, तो अब राजनीति में अगर आपको लाया जाए तो आपकी क्या मानते हैं, राजनीति में आप आएंगे? नहीं, राजनीति में मेरा डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा हमेशा समाज सेवा में इंटरेस्ट रहा है और मुझे राजनीति के वो सब ताम झाम आते भी नहीं है, ना मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। हाँ, सभी राजनेताओं से मेरे संबंध है क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूँ इसीलिए, लेकिन मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आखिरी सवाल, अभी जो इलेक्शन लोकसभा गया, पूरे जो परिणाम आए गुजरात में जिस तरह से आए और कई सारे राज्यों में जिस तरह से परिणाम में कुछ उलट पुलट हुई, किस तरह से आप देखते हैं वो नज़रिया? आपने राजनीतिक सवाल ही पूछ लिया, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, कहीं न कहीं चूक भाजपा से ज़रूर हुई। कुछ जनता भी ऐसा सोचने लगी थी कि भाई हम जाए या नहीं जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो ये परिणाम आए, इससे दो सबक ज़रूर मिले हैं। जिन लोगों ने वोटिंग नहीं की उनको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि आने वाले चुनावों में हमें कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये हो वो हो, लेकिन हमें वोटिंग ज़रूर करनी चाहिए। हमारे राष्ट्र हित के लिए ज़रूरी है। उसकी कीमत अब उन लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। जहाँ तक भाजपा का नेतृत्व है, उनको भी जो कमियाँ हुई होगी उस पर उन्होंने मंथन किया होगा और उसमें जो कमियाँ रही होगी उनको भी ज़रूर ध्यान में आया होगा। अनिल जी, आखिरी यही है कि जनादेश के दर्शकों को क्या कहेंगे, इस मन से व्यक्ति विशेष में आज आप आए, क्या कहेंगे जनादेश के दर्शकों को? जनादेश के दर्शकों से मेरा एक निवेदन है कि ये बहुत ही अच्छा चैनल है और निष्पक्ष चैनल है। मेरी अभी इनसे बातचीत चल रही थी, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें किसी तरह का गलत कार्य नहीं होता है, बहुत ही निष्पक्ष चैनल है। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर देखें और ये हमारे शहर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसा एक चैनल है कि जो निष्पक्ष रहता है। दर्शकों को एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमेशा जागरूक रहे, हर चैनल को ज़रूर देखें, समाचार ज़रूर पढ़े और देश और विदेश की जो पॉलिसी है उसमें अपना इंटरेस्ट ज़रूर बनाए रखें। अभी जो चुनाव के परिणाम आए उसमें एक रीज़न ये भी था कि हम लोग शायद अपने देश की गतिविधियों से हम अपने आप को अलग गिनने लगते हैं, लेकिन देश, समाज और राष्ट्र जिंदा है तो हम जिंदा है। हमारे अगर देश, समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों को ज़रूर देखते रहे। बिल्कुल। तो अनिल रोहंगटा जी, आपका कीमती समय देने के लिए स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो आता અનિલ રોહંગટાજી અને તેમણે જે સ્પષ્ટ જે રીતે રાજસ્થાનથી આવીને સુરતને કર્મભૂમિ બનાવીને એક બિલ્ડર ગ્રુપમાં એક રોહંગટાનું એક મોટું નામ અને અયોધ્યા જેવામાં એક મોટો પ્રોજેક્ટ લઈને અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે નાસીપાસ થવાને બદલે આવા પ્રેરણા સ્ત્રોત લોકોના એક સારા વિચારો લઈને એક મહેનતથી, ઈમાનદારીથી જો સફળ થવું હોય
તો તેને કોઈ રોકી શકતું નથી. તેની સાથે કુદરત પણ સાથે હોય છે. અને સુરતમાં તો કર્મભૂમિ બનાવીને મોટા ભાગના લોકો છે વસવાટ કરે છે અને વચે છે. તેને તાપી મૈયાના પણ આશીર્વાદ હોય છે. એટલે ચોક્કસ આ શખ્સિયતમાં આજે અનિલ રૂંગટાજીની વાત ઉપરથી સાબિત થાય છે. અને ફરી એક નવા શખ્સિયત વ્યક્તિ સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર. मस्त